हेलो दोस्तों, मैं मानव आप सभी भाइयों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिल्ली पुलिस स्पेशल 10 की वीडियो 3 पार्ट 3 में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी लोग अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और ध्यान से एक एक सवाल अंत तक देखिए, ठीक है ना। आइए देखो, सवाल नंबर पहला। आप मेरे साथ साथ तुरंत सवाल सोल्व करते रहिएगा, ठीक है ना। जैसे ही वीडियो देखो तुरंत सवाल सोल्व करने में लग जाया करो और वीडियो रोक रोक के सवाल को देखा करो। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 5 साल है। 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा? तो ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है वो हर 5 वर्ष बाद आधा हो जाता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो 5 साल बाद कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, उसका आधा भाग शेष बचता है। कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा। तो देखिए दोस्तों, बड़ा आसान सा सवाल है। ये 5 वर्ष बाद आधा हो जाता है तो कह रहा है 20 वर्ष में इसका कितना भाग शेष बचेगा। तो 2 सेकंड का सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखना। ये 5 चौके 20 कितने टाइम्स है? ये 4 गुने बाद का समय पूछ रहा है। 4 गुना 5 चौक 20। तो आपको करना क्या है, इस 2 की पावर में ये 4 लिख देना है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/16 भाग शेष बचेगा। 1/16 भाग आपका शेष बचेगा। तो है ना आसान सवाल, लेकिन देखोगे तो दिक्कत होगी, है ना। ऐसा लगेगा कठिन है, दिमाग में आएगा कि ये 4 गुना है तो 2 का 4 गुना कर दो तो आंसर 1/8 हो जाएगा। नहीं, वो गलत है ना। और वो पहला आंसर है, ठीक है ना। 1/8 वो नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1/16 भाग उसका शेष बचेगा। तो आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कुछ मजदूर एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे। शेष मजदूर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो प्रारंभ में कुल कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे? तो ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और विभिन्न परीक्षाओं में कई बार ये सवाल डिजिट चेंज होके आता रहता है। तो 5 सेकंड का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं ना इसका, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि कुछ मजदूर किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते थे। अब कुछ मजदूर, हमें तो उनकी संख्या पता नहीं है, तो कुछ मजदूर किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते थे। 8 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे। 8 मजदूर, कम कर दीजिए दूसरी वाली लाइन में, 8 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे। तो अब उन्होंने काम 32 दिनों की जगह कितने दिनों में किया? 36 दिनों में काम पूरा कर दिया। बताइए प्रारंभ में कुल कितने मजदूर थे? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और 5 सेकंड की मैं गारंटी लेता हूं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, इन दोनों की तो गुना करनी है। 36 गुना 8, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, है ना। मैं अभी इसके पीछे का फैक्ट आपको नहीं बता रहा, मैं आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं 5 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। इन दोनों की गुना और इनके अंतर से भाग दे दीजिए आप हर सवाल में, है ना। रकम कोई भी हो, इन दोनों की गुना और इन दोनों के अंतर से डिवाइड करना है आपको। 4 दूनी 8, आंसर आ गया 36 दूनी 72 मजदूर थे बच्चों। 72 मजदूर थे काम पे शुरुआत में, जेड की वैल्यू 72। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको सवाल नंबर 3 पढ़ाता हूं। शिवांगी ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदे और उतने ही संतरे उसने 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। ठीक है जी, शिवांगी ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे उसने 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। अब वो चाहती है 20% का लाभ कमाना। 1 दर्जन संतरे, कितने? 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए दर्जन संतरे बेचने चाहिए? देखो ध्यान से सुनना, सवाल क्या है। 1 रुपए में 2 का हिसाब था, कुछ संतरे खरीद लिए। दूसरी जगह में 1 रुपए में 3 का हिसाब था, उतने ही संतरे खरीद लिए। यानी दोनों जगह संतरों की संख्या बराबर होगी। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए दर्जन बेचना होगा? तो सबसे पहले इसमें यह पता कर लेना चाहिए कि कितने रुपये दर्जन उसको खरीद में पड़े संतरे। तो आइए देखिए,
इस 2 का और इस 3 का, इन दोनों संख्याओं का हमेशा आप एलसीएम लेंगे। 2 का और 3 का जो एलसीएम होगा वो बच्चों 6 होगा, और हम मानकर चलेंगे कि उस लड़की ने 6 संतरे तो यहाँ खरीदे और 6 ही संतरे यहाँ खरीदे, क्योंकि दोनों जगह संख्या इक्वल रखनी है। अब देखो, अगर उसने 1 रुपये में 2 के हिसाब से 6 संतरे खरीदे तो कितने रुपये के संतरे पड़ेंगे उसको? ये वाले देखो, ये संतरे पड़ेंगे उसको 3 रुपये के। क्यों? देखो, जब किसी चीज की संख्या 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी कीमत भी तिगनी कर दो। 2 तिया 6, 1 तिया 3। अब यहाँ संख्या डबल हो गई है, 3 दूनी 6, तो रुपए भी डबल हो जाएंगे। यानी उसने 2 रुपये में 6 संतरे खरीदे। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 और 2 5 रुपये में उस लड़की ने 12 संतरे खरीदे। उस लड़की ने 5 रुपये में 12 संतरे खरीदे। अब 20% का लाभ कमाने के लिए कितने के 12 बेचेगी? तो देखो, 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/5 बनता है, और 20% का फ्रैक्शन तो 1/5 है। लाभ का मतलब क्या है? 5 पे 1 का लाभ चाहती है। अब वो बात समझना, 5 पे 1 का लाभ चाहती है, तो 5 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 6/5। बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ 6/5 की गुना कर देनी है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 6/12 बचेगा। रुपए बचते हैं ऊपर और संख्या बचती है दोस्तों नीचे, यानी अब उसे 6 रुपये में 12 संतरे बेचने होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 कहता है कि 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर में 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। बताइए 20 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा? सवाल नंबर 4 कहता है कि बच्चों 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज जो बनता है वो 5 साल में डबल हो जाता है। 12,000 रुपयों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो देखो 5 साल में कोई पैसा डबल हो रहा है, दुगना हो जाता है, तो पूछ रहा है कि 20 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो देखो 20 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 12,000 रुपये 5 साल में तो डबल हो जाते हैं। 12,000 का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये पूछ रहा है कि 20 वर्षों में ये धन कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, जब कोई चीज 5 साल में डबल हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो वो 20 साल में कितने गुना हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, ये इसका कितने गुना, ये समय कितने गुना हो गया, ये समय 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसकी पावर में हमें 4 रखनी होगी, तो 2 की पावर 4, यानी ये पैसा कितने गुना हो जाएगा, ये पैसा 16 गुना हो जाएगा। कौन सा पैसा? ये 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का 16 गुना आप लोगों को कर देना है, वही आपका आंसर होगा। 16 12 192 होता है, 3 जीरो ये लग जाएगी, यानी 1,92,000 रुपये आपका मिश्रधन टोटल बन जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करो और सब चीजें साथ साथ सोल्व करके समझते रहा करो, है ना। सवाल नंबर 5 की ओर आते हैं। किसी वर्ताकार पथ है, कोई वर्ताकार रास्ता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, कह रहा किसी वर्ताकार पार्क के चारों ओर, ये एक वर्ताकार अपना पार्क है, ये अंदर पार्क है, यहाँ पे घूमने की जगह है ये वाली। किसी वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ है, ये एक समान चौड़ाई का ये रास्ता है। ठीक है, ये कहता है कि इस पथ की, ये जो पथ है आपका, देखो ये समान चौड़ाई का जो रास्ता है, ये रास्ता, इसकी एक तो अंदर की परिधि होगी, एक इसकी बाहर की परिधि होगी। ये तो अंदर की परिधि, ये बाहर की परिधि। कह रहा जो इसकी अंदर वाली परिधि है उसकी चौड़ाई कितनी है, परिधियों का अंतर, सॉरी दोनों की परिधियों का अंतर, याद रखना दोनों की जो परिधियों का अंतर है। कभी कभी ये इस सवाल में दोनों की परिधि अलग अलग दे देता है ना, और कभी कभी दोनों की परिधियों का केवल अंतर दे देगा आपको। कितना 132 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, पार्क तो मीटर में होने चाहिए। चलिए खैर कोई नहीं, आप इसको अभी छोटा पार्क मानिए, सेंटीमीटर में देखिए, कोई बात नहीं, मीटर हो तो वो तो मीटर हो जाएगा। तो 132 सेंटीमीटर इनकी परिधियों का अंतर मानकर चलिए आप। तो देखो रास्ते की चौड़ाई पूछेगा, ध्यान रखना परिधियों का अंतर दे देगा और आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा बताइए इस रास्ते की, इस पथ की चौड़ाई कितनी है। 2 सेकंड का सॉल्यूशन मैं आपको इस सवाल का देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक एक बच्चा इस सवाल को अपना तैयार कर लेना। जब भी परिधियों का अंतर दे करके आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछ ले तो डायरेक्ट लगा देना परिधियों का डिफरेंस।
गुना 7/44। कितना लगा दोगे? परिधियों का अंतर गुना 7/44। आइए, परिधियों का अंतर कितना है? 132 गुना 7/44 है ना। 44 तिया कितना हो जाएगा? 132, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 और 3 सतह 21 सेंटीमीटर। यानी रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो 21 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो डिफरेंस गुना 7/44 याद रखना। और डिफरेंस किसका डिफरेंस? परिधियों का डिफरेंस। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 आपका क्या कहता है? ये जो आपका सवाल नंबर 6 है ये कहता है समषटभुज। ध्यान से सुनना, ये जो आपका समषटभुज होता है तो याद रखना ये जो षटभुज है, षटभुज का मतलब एक ऐसा भुज, एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजा हो, यानी n नंबर ऑफ साइड कितनी हो? 6 हो, उसे षटभुज कहते हैं। अष्टभुज में 8 भुजा होती है, सप्तभुज में 7 भुजा होती है ना, पंचभुज में 5 भुजा होती है। इसी प्रकार षटभुज में 6 भुजा होती है। किसी समषटभुज के अंतः कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप लिख लीजिए समषटभुज का अंतः कोण। समषटभुज का अंतः कोण बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ठीक है दोस्तों, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। n क्या है यहाँ पर? n का मान चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है दोस्तों। ठीक है, n-2 इंटू 180 अपॉन n। देखो n-2 इंटू 180 होता है सभी अंतः कोणों का योग, जितने भी अंतः कोण होंगे। और आपको पता ही है कि समषटभुज में अगर 6 भुजा है तो कोण भी 6 होंगे। किसी सप्तभुज में 7 भुजा है तो वहां एंगल भी 7 बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मैं सभी अंतः कोणों के योग को उनकी भुजाओं की संख्या से भाग दे दूं तो वो उतनी जगह टूट जाएगा एंगल, टोटल एंगल उतनी जगह डिवाइड हो जाएगा जितनी उसमें साइड है। तो एक एंगल की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये फॉर्मूला ऐसा ये बताता है। तो देखो n की वैल्यू 6 पुट कर देने पे 6 में से 2 गया, 4 गुना 180/6, 6 से भाग लगा दीजिए 30 और 30 चौके 120 डिग्री उसका प्रत्येक अंतः कोण हो जाएगा। और एक बात मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि किसी भी समबाहुभुज के अंतः और बाह्य कोण, अंतः और बाह्य एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अगर आपसे ये पूछता कि उसका बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, तो जब अंतः कोण 120 डिग्री का है तो 120 में हम क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए? तो याद रखना 60 डिग्री का उसका बाह्य एंगल हो जाएगा। अंतः बाह्य का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आइए सवाल नंबर 7। अभी देखिए सवाल नंबर 7 क्या कहता है। ये जो सवाल नंबर अपना 7 है ये कहता है पानी की टंकी है 11 मीटर बाई 10 मीटर बाई 9 मीटर की। ठीक है, इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर दिया गया है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर दिया गया है। तो ये पूछता है इसका कितने प्रतिशत भाग खाली है? 25%, 16 सही 2/3। या एक स्विमिंग पूल है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई स्विमिंग पूल है, उसमें 6 मीटर तक पानी भर दिया हमने। तो ये पूछ रहा है 6 मीटर तक पानी भरने के बाद कितने प्रतिशत उसका हिस्सा खाली रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है हमें इसमें। देखो ये देखो, इसने ये नहीं दिया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसने बस इतने गुना इतने, इतने बाई इतने बाई इतने। तो ये एक वैल्यू होती है कि अगर कोई देता है कि 11 बाई 10 बाई 9 तो ये फिक्स है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, यानी ये LBH है ना। ये चीजें LBH ही होती है। तो देखिए ध्यान से, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। और 9 मीटर में से ये भर कितना गया? 6 मीटर। सीधा सीधा सा सवाल था। 9 मीटर की ऊंचाई में से 6 मीटर की ऊंचाई भर चुकी है ना। कितने मीटर खाली है? 3 मीटर ऊंचाई अभी भी खाली है। कितने मीटर में से? 9 मीटर में से। बस 3/9 का कुल कितने प्रतिशत था दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वरना परसेंटेज याद रखिए कि 3/9 को जब काटोगे तो 1/3 आएगा, यानी उसका 1/3 भाग खाली है। परसेंट में 1/3 को कहते हैं दोस्तों 33 सही 1/3% इस सवाल का करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 8 की ओर आते हैं।
सवाल नंबर 8 आपका कहता है एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगाता है ना। 50 दिनों के बाद 10 मजदूर और काम पर आ जाते हैं जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि वह एक्स्ट्रा मजदूर ना बुलाता तो काम कितने दिन लेट होता, या कार्य कितने दिन विलंब से होता, या कार्य कितने समय बाद होता। ठीक है, एक बार फिर सवाल बता देता हूं। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगा लेता है जिससे कि काम समय पर समाप्त हो गया। यदि वह एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, ध्यान से सुन लेना जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है समय कार्य के चैप्टर का, टाइम एंड वर्क। तो देखिए जी हाँ, इस सवाल की भी 10 सेकंड की टेक्निक अपने पास है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है आप सभी बच्चों को। मेरी सारी वीडियो की सीरीज छान मारो, एक एक सवाल तैयार कर लो, मेरा विश्वास है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा परीक्षाओं में। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, बेंगलुरु पुलिस, भारत की कोई सी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम दीजिए, आएगा, सब कुछ आएगा। बने रहिए आप। देखो, एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में करने का ठेका ले रहा था। ध्यान से सुनना, उसने मजदूर और दिन, तो ध्यान से सुनना, 62 दिनों में करने का ठेका लिया था और 40 आदमी काम पर लगाए थे। ये ठेकेदारी का सवाल है। और 40 मजदूरों को काम पर लगाया था। 50 दिनों के बाद क्या होता है, 10 मजदूर और काम पर आ जाते हैं। यानी पहले कितने मजदूर थे काम पर? पहले 40 मजदूर काम पर थे। ठीक है जी, और 40 मजदूर काम पर थे 50 दिनों के बाद। यानी जब 12 दिनों का काम बचा, भाई 62 दिनों का ठेका था, 50 दिनों के बाद यानी 50 दिनों का काम कंप्लीट हो गया। अब 12 दिनों का जब काम बचा तो 40 मजदूर तो थे ही, कह रहा 10 मजदूर और आ जाते हैं। यानी अब मजदूर कितने हो जाते हैं? अब मजदूर 50 हो जाते हैं। यानी आखिरी के 12 दिन कितने मजदूरों ने काम किया वहां पर? आखिरी के 12 दिन बच्चों 50 मजदूरों ने काम किया। तो वो यही कह रहा है कि यदि वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, यानी ये 12 दिनों का काम अगर वो 40 व्यक्तियों से ही कराता, तो बताइए काम कितने दिनों बाद पूरा होता, काम कितने दिन लेट हो जाता। तो देखिए 12 दिनों का जो काम 50 आदमी करते हैं, वही काम 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? इसमें मेरी टेक्निक लगा देना। आदमी दिन महिला दिन वाली है ना, बीच में लाइन खींच दीजिए और 0 से 0 खत्म, है ना। मैं बता देता हूं सभी बच्चों को कि आदमी और दिन, इतने आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों बीच में लाइन खींच दीजिए और ऊपर नीचे और क्रॉस में तो ये कटते हैं, जबकि ऊपर ऊपर इनकी गुना हो जाती है। 0 से 0 कटा, क्रॉस में 4 तिया 12 कटा, यानी 5 तिया 15 दिन लगते। दोस्तों कितने दिन लगते? 15 दिन लगते। यानी कि जो काम 12 दिनों में होना था, वो अगर 40 आदमी करते तो 15 दिन में करते। कितने दिन लेट हो जाते? 3 दिन लेट हो जाते। यही तो इस सवाल का आंसर है। यानी 12 दिन की जगह वो 15 दिनों में काम करते, 3 दिन लेट हो जाते। यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। बात समझ गए ना। और मेरी गारंटी है, इससे छोटा कोई बता ही नहीं सकता आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 की ओर आते हैं दोस्तों। देखिए ये जो सवाल नंबर 9 आपका कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 परिमापों की माप 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और उनके अंतर्गत कोण 60 डिग्री है। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों रट लेना, जब भी किसी त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी हो और उनके बीच का एक एंगल दे दिया गया हो, तो ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो 1/2 यानी 1/2 गुना आधार यानी बेस गुना ऊंचाई गुना साइन 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन 60 डिग्री। आइए जरा, 1/2 इंटू 12 इंटू 16 गुना साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। हाँ, साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 0, साइन का मैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रियों के मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होते हैं ना। साइन 0
30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की जो वैल्यूज होती है वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होती है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा सवाल था। 2 8 16 और 2 से भाग दीजिए 4, 12 चौक 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आइए आखिरी सवाल इस सीरीज का करते हैं, सवाल नंबर सवाल नंबर 10। मुझे 3 क्यों याद आया भाई। आइए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस है। आइए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि यदि वो 25% की छूट भी दे दे तो भी उसे देने पर भी 25% छूट देने पर भी उस दुकानदार को 20% का लाभ हो जाए, है ना। यानी दुकानदार बड़ा चालाक है, वो अपने सामान पर 25% की छूट देने का दिखावा करता है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। यानी उसने अपनी वस्तु का रेट पुराने वाला मिटाया और बहुत रेट बढ़ा के लिख दिया ताकि वो 25% का डिस्काउंट भी दे दे और उसे 20% का लाभ भी हो जाए। तो ऐसा सवाल है ये, देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर कितने % रेट बढ़ाकर लिख दे, बढ़ाकर छाप दे कि वो अगर 25% की छूट भी दे दे तो भी उसे 20% का लाभ हो जाए, है ना। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। 100 रुपये मानकर लाभ हानि के बहुत सारे प्रश्न सेकंडों में सोल्व हो जाते हैं। हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो, मैं मानता हूं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपये है। अब वो चाहता क्या है, वो तो 20% का लाभ चाहता है ना। यानी 100 की वस्तु को 120 रुपये में अगर आप बेचो तो 20% का लाभ मिल जाएगा। अब ये जो 20% का लाभ आपको मिला, ये कितने % के डिस्काउंट के बाद मिला? ये आपको 25% के डिस्काउंट के बाद मिला। जी हाँ, ये जो 120 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आया है, ये 25% के डिस्काउंट के बाद आया है। अब देखना ध्यान से, 25% को क्या बोला जाता है, क्या फ्रैक्शन होती है? 1/4। डिस्काउंट है, 4 पे 1 की कमी हो गई है, यानी 4 में से 1 गया, 3/4। अच्छा, 120 में बेचा, 25% डिस्काउंट के बाद, यानी 25% डिस्काउंट के बाद कीमत इतनी है, तो इससे पहली कीमत क्या हो जाएगी? देखो, 25% जो डिस्काउंट दिया गया वो लिखे हुए मूल्य पे, डिस्काउंट दिया जाता है छपे हुए मूल्यों पर, यानी छपे हुए मूल्यों पर 25% के बाद इतने में बिका, है ना। छपे हुए मूल्यों पर 25% डिस्काउंट दिया तो वो वस्तु इतने में बिकी। उस पर छप कितना रहा था? सवाल में एक स्टेप पीछे जा रहे हैं तो एक बार उल्टी गुना कर देना, यानी 120 में इस 3/4 की उल्टी गुना 4/3 हो जाएगी। 3 चौक 12, 40, 40 चौके 160 रुपये उस वस्तु पर छपे हुए थे। वस्तु थी कितने की? वस्तु थी 100 रुपये की, छापे गए थे 160 रुपये। तो कितने %? 60% रेट बढ़ाकर लिखे गए थे। 100 की चीज पर अगर 160 लिख दे तो 60% रेट बढ़ाकर लिखे गए थे। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 60%। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। एक एक सवाल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कल मिलते हैं अपने अगले पार्ट के साथ। बने रहिएगा रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।